तो बेटा यूनिट 3 बना लो हेडिंग, यूनिट नंबर 3, यूनिट का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। करंट फिर आ गया बेटा, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। मैंने बताया था पहले ही, पहले चारों यूनिट इंटर रिलेटेड है, टोटल लिंकिंग है इनकी, एक दूसरे के बिना इनका काम ही नहीं चलता, ठीक है बेटा। अब देखो हमारी फिजिक्स में ना बहुत सारी ब्रांचेज होती है, बहुत सारी ब्रांचेज, जिसमें से सबसे पहली ब्रांच थी इलेक्ट्रिसिटी। क्या ब्रांच थी बेटा? इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरी ब्रांच है मैग्नेटिज्म, ठीक है। पहली ब्रांच इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी मैग्नेटिज्म, समझे। और लाइट की ब्रांच अलग होती है, मैकेनिक्स अलग होती है, जो आप 11th में पढ़ के आए हो। पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, सब कर चुके हैं इसके बारे में बेटा। ये वाली ब्रांच जो है आपकी चार्जेस के बारे में बात करती है, ठीक है। चार्जेस के बारे में बात करती है। यहाँ पे आप फोर्स निकालने के लिए कूलम लॉ यूज करते थे यूनिट नंबर 1 में, ठीक है। कूलम लॉ निकालते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालते थे, करते थे ये सब हम। ये ब्रांच इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दूसरी ब्रांच होती थी मैग्नेटिज्म। इसमें और चीजें होती थी बेटा, देखो जैसे हमने इसमें फ्लक्स भी निकाला था, फ्लक्स भी था। फिर इस ब्रांच में और क्या था, और चीजें थी इसमें, करंट हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, ठीक है। ये हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, ठीक है। दूसरी ब्रांच आती है इसकी मैग्नेटिज्म। क्या ब्रांच आती है? मैग्नेटिज्म। ये चार्जेस के बारे में थी, ये मैग्नेट के बारे में, बिल्कुल रिलेटेड है बेटा, एक जैसे। इसमें कूलम लॉ था, इसमें भी होता है, ठीक है। आया बेटा। ठीक है, इसमें कूलम फ्लो था, इसमें भी होता है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल था तो इसमें मैग्नेटिक डाइपोल होता है। इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो वहां पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स है, कोई टेंशन नहीं है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और देखो और यहाँ पे करंट के बारे में भी पढ़ा करते थे, ठीक है। करंट तो पढ़ते थे सेकंड में। यहाँ पे आप गोस लॉ पढ़ते थे, यहाँ पे गोस लॉ है तो यहाँ पे भी है इसके बराबर में गोस लॉ, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल है। और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा होता है, गोस लॉ जैसा ही होता है, एम्पियर सर्किचुअल लॉ। एम्पियर्स लॉ लिख रहा हूँ अभी, तो मतलब ये सब हमको इस यूनिट में पढ़ना है सब। जैसे कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ होता है, बट ये हमको पढ़ना नहीं आता इसमें। लास्ट ईयर तो कटा था, अभी स्टार्टिंग में कूलम्स लॉ नहीं आएगा, स्टार्टिंग में बायोट-सैवर्ट्स लॉ आएगा। तो ये लिखो इंट्रोडक्शन की भाई, हाँ हमको इस चैप्टर में क्या क्या देखना है, फैमिलियर हो जाओ। हटाओ बेटा इसको। सर 2 मिनट रुक जाओ।
दिखा देता हूँ, एक आधी चीज और लिख देता हूँ। वहां पे ये पढ़ा था एक्सियल लाइन पे फॉर्मूला जो आता था हाफ ऑफ इक्वेटोरियल लाइन क्या आता था, यहाँ पे भी होता है बेटा। एक्सियल लाइन पे जो फॉर्मूला आता है वो हाफ ऑफ इक्वेटोरियल होता है, ठीक है। ये बेटा मत लिख बेटा, आएगा सब दोबारा। वैसे एक्सियल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, बी स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड, वो इक्वेटोरियल के हाफ होती है। मतलब ये जस्ट है कि दोनों एक ही जैसी है, ठीक है। देखो बेटा बैकग्राउंड में चलते हैं, फ्लैशबैक ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में। बिफोर 1820 हिटलर का जमाना, हिटलर था उस समय, कौन था पता नहीं कौन था, ठीक है। बिफोर 1820 दीज टू ब्रांचेस, कौन सी, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, आर नॉट इंटरकनेक्टेड एट वेल। कनेक्टेड ही नहीं थी बेटा, बिल्कुल अलग। इलेक्ट्रिसिटी अलग पड़ रही है, मैग्नेटिज्म अलग पड़ रहे हैं, चार्ज अलग पड़ रहे हैं, मैग्नेट अलग पड़ रहे हैं। पर बेटा फिर क्या हुआ 1820 के बाद, या इन 1820 मूवी है क्या या 1920 है, 1920 है शायद, ये तो 1820 में कहानी हुई थी। 1820 में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आया ओरिएस्टेड, सुना होगा सबने नाम। एक साइंटिस्ट आया ओरिएस्टेड, उसने क्या कहा, उसने कहा इलेक्ट्रिसिटी और जो आपकी मैग्नेटिज्म जो आप अलग अलग पढ़ते हो बेटा, वो इंटरकनेक्टेड है। ओरिएस्टेड ने ऐसा बोला। जैसे ही उसने ऐसा बोला, आपके सिलेबस में यूनिट नंबर 3 बन गई, आपका फिजिक्स का सिलेबस बढ़ गया। उसने बोला इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इंटरकनेक्टेड है, आपकी यूनिट नंबर 3 तैयार होगी पूरी, ठीक है। फिर अगर जैसे कोई साइंटिस्ट आए और 2-4 फैराडे, हेनरी उनरी आए, वो बोले भाई अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म में जा रहे हो तो उल्टा भी तो हो सकता है, आप मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी में भी तो जा सकते हो। तो एक साइंटिस्ट बोला अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके मैग्नेटिज्म बना सकते हैं तो मैग्नेटिज्म को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी भी बनेगा। ये बोला था हेनरी फैराडे। ये 2-3 साइंटिस्ट थे, ठीक है। एक आधा और था, कौन सा था, एम्पियर भी साइंटिस्ट का नाम है जिसको करंट की यूनिट पढ़ते हैं। ये बोले कि मैग्नेटिज्म से करंट में भी जाया जा सकता है। जैसे इन्होंने ये बात बोली, आपकी यूनिट नंबर 4 तैयार होगी, आपकी यूनिट नंबर 4 तैयार होगी। फिर लगभग 1875 55 साल के बाद, लगभग 55 साल के बाद एक मैक्सवेल आया। ग्लेन मैक्सवेल नहीं है बेटा, किंग्स 11 पंजाब वाला नहीं है, ये मैक्सवेल आया। इसको बोलते थे क्लर्क मैक्सवेल शायद। मैक्सवेल आया और ये बोला, इसने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस की, EM वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये क्या है बेटा, जैसे इसने ये बात बोली ना, आपकी यूनिट नंबर 5 बन गई। इसको आप यूनिट नंबर 5 में पढ़ोगे। मैग्नेटिज्म टू इलेक्ट्रिसिटी यूनिट नंबर 4 और इलेक्ट्रिसिटी टू मैग्नेटिज्म आप पढ़ेंगे हम फिलहाल। ये बोलते गए, आपकी यूनिट्स तैयार होती गई। जैसे जैसे बोलते जाएंगे टॉर्चर करते जाएंगे, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो कुछ नहीं होती वैसे, ध्यान से देखोगे ना तो ये 2 वर्ड से मिलकर ही बनी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। बच्चों ने 11th में पढ़ा होगा वेव्स के बारे में, साउंड वेव्स होती थी, ठीक है। साउंड वेव्स, कोई परपेंडिकुलर वाइब्रेट करती थी, कोई साउंड के साथ चलती थी, है ना, ऐसे ऐसे। तो ये भी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेव्स है। एनर्जी तो है, कैपेसिटर में पड़ के आया इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड भी एनर्जी है, तो है तो एनर्जी है, तो इससे वेव्स बनती है।
और इतनी सारी बातें सारी स्टार्टिंग किसने की? सबने, मतलब सब बकवास की स्टार्टिंग करी हमने ओरियस्टिड से। तो इसीलिए हमारे ओरियस्टिड सर को बोला जाता है फादर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो यूनिट 3 की जो कहानी है यही से शुरू करेंगे। ओरियस्टिड एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा सबने, ये लिखो, देखते हैं क्या बोला था ओरियस्टिड। बताओ बेटा, कितनी आसान लग रही है फिजिक्स। हाय हाय, ऐसे ही चलती रहे छोटी छोटी थ्योरी, मजा ही आ जाए। न्यूमेरिकल तो आएगी ना, होता है ना कई बार। देखो बेटा, ओरियस्टिड एक्सपेरिमेंट से पहले एक छोटी सी चीज के बारे में बताता हूँ। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा मैग्नेटिक कंपास, या मैग्नेटिक नीडल भी बोलते हैं कई कई। ठीक है, ये बेटा क्या काम होता है इसका? ये डायरेक्शन बताती है मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड समझ जाओगे भी क्या होती है। देखो ऐसी सी दिखती है ये, ऐसी सी कंपास, ऐसी ऐसे इसमें ना एरो सा लगा होता है ये, और ये जो एरो वाली साइड होती है इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? ये जो कंपास होती है ना बेटा, ये कंपास कहती है मैं सिर्फ वहां पे डिफ्लेक्ट करूंगी जहां पे आप मेरे आसपास मैग्नेट रखोगे। अगर आप इसके आसपास मैग्नेट ले जाओगे ना तो ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट, कभी इधर डिफ्लेक्ट होगी। अगर इसके आसपास कंपास नहीं है तो ये सीधी की सीधी पड़ी रहेगी। यानी ये बोलती है आप मेरे आसपास मैग्नेट लाओ, मैं आपको डिफ्लेक्ट होकर दिखाती हूँ। ठीक है, तो देखो अब समझते हैं ओरियस्टिड एक्सपेरिमेंट। ओरियस्टिड एक्सपेरिमेंट अब छोटी क्लासों में बड़ी बार कराया था बेटा आपको, और पता नहीं टीचर्स ऐसे कहानी भी सुनाते हैं कि भाई एक्सीडेंटल था, ओरियस्टिड कर कुछ और रहा था, और कुछ गया, उसने अपना इंस्ट्रूमेंट फेंका, ऐसे डिफ्लेक्ट हुई नीडल। ये सारी कहानी बताते हैं कि गलती से हुआ था। पता नहीं बेटा हुआ था नहीं हुआ था, गलती से लिख लो आप भी एक्सीडेंटल था। ठीक है, वो मतलब कोई करंट की मेजरमेंट कर रहा था, मतलब ऐसा कहा जाता है जैसे उसने सर्किट सा बनाया अपना, ऊपर रजिस्टर लगाया, करंट पास करवा रहा है अपना मस्त, कोई एक्सपेरिमेंट करंट का टेस्ट कर रहा है, तो उसका एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा करंट वाला। उसने क्या करा, वो जो उसका पूरा सेटअप था उसको उठा के जमीन पे फेंक दिया। जमीन पे पड़ी थी नीडल, वो नीडल करके डिफ्लेक्ट। जैसे ही नीडल डिफ्लेक्ट करी उसका दिमाग हुआ खराब, उसने तो भाई साहब कहानियां बना दी इतनी बड़ी बड़ी। ठीक है, सुनो क्या सबसे पहली बात, जैसे वो क्या एक्सपेरिमेंट था देखो, ये ओरियस्टिड ने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ पे ओरियस्टिड ने एक बैटरी लगा दी, बैटरी लगाई, रेजिस्टेंस लगाई, करंट फ्लो करेगा, आपको पता है करेगा। ठीक है बेटा, मैंने क्या करा ओरियस्टिड ने करा, ऐसे एक नीडल ले ली, नीडल ऐसे, ठीक है, इसको नॉर्थ बोल दो जो डार्क वाली साइड है, एक नीडल ली और उठा के यहाँ पे रख दी। अब सोच के देखो, ये मैग्नेटिक कंपास है, मतलब कंपास लिया, नीडल ली, नीडल कंपास के अंदर मैग्नेटिक नीडल ही होती है, यहाँ पे रख दी, क्या ये नीडल डिफ्लेक्ट होनी चाहिए? खुद सोचो, करंट आ रहा है बेटा आसपास, करंट से क्या ये नीडल डिफ्लेक्ट होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए भाई। जहाँ पे करंट होता है वहां पे आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हमने पढ़ रखा है। ये बोलती है मेरे आसपास मैग्नेट हो मैं तब डिफ्लेक्ट होंगी, या मैग्नेटिक फील्ड हो। ठीक है, पर उसने देखा क्या, जैसे ही करंट पास करवाया ना, नीडल डिफ्लेक्ट करेगी। नीडल डिफ्लेक्ट करेगी मतलब भाई ये जो वायर है, ये वायर नहीं है, ये मैग्नेट है। मैं आपको कह रहा हूँ ये जो वायर है, ये वायर नहीं है, वो मैग्नेट है। तो वे पागल बना रहे हो सर? बेटा प्रूफ हो गया कि भाई ये जो वायर थी ना, ये मैग्नेट का काम कर रही है। मैं नहीं बना रहा, ये एक्सपेरिमेंट करके बना के चले गए। बट सिर्फ वायर नहीं,
ध्यान रखना करंट कैरिंग वायर, जब तक वायर में करंट नहीं जा रहा था तब तक नीडल डिफ्लेक्ट नहीं करी, आराम से मक्खन की तरह सर्किट पड़ा है, कोई करंट पास नहीं करा है, बैटरी हटा रखी है, नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं। क्या ऑब्जर्वेशन की उसने ऑब्जर्वेशन की नो करंट नो आई तो नो डिफ्लेक्शन, नो करंट नो डिफ्लेक्शन, करंट लिख लेना, ठीक है। करंट नहीं था तो डिफ्लेक्शन भी नहीं थी। जैसे ही वायर में करंट आया, करंट आने के बाद ही गड़बड़ हुई, जैसे ही वायर में करंट आया वायर में डिफ्लेक्शन भी आई, यानी कि वो बोला यार करंट कैरिंग वायर, यानी जिस वायर में करंट फ्लो कर रहा है वो मैग्नेट की तरह एक्ट कर रही है। अब आपको ये भी पता है मैग्नेट स्ट्रॉन्ग भी होती है वीक भी होती है, छोटी मैग्नेट स्ट्रॉन्ग होगी बड़ी मैग्नेट वीक होगी। तो इसने क्या करा, चलो देखते हैं अगर करंट कैरिंग वायर मैग्नेट की तरह एक्ट कर रही है, मैं थोड़ा करंट बढ़ा के देखता हूँ, करंट थोड़ा बढ़ा के देखता हूँ। तो उसने थोड़ा सा करंट इंक्रीज करा या बढ़ा दिया काफी, तो जैसे ही उसने करंट बढ़ाया ना बेटा डिफ्लेक्शन भी बढ़ गई, डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज होगी। यानी फिर वो बोला भाई यानी कि जितना ज्यादा करंट दे रहा हूं उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन आ रहा है, यानी करंट बढ़ने से मैग्नेट की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, ठीक है। यानी कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेट की तरह एक्ट तो कर रही है। मैग्नेट की आपको एक प्रॉपर्टी और भी पता है, एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है। अगर मैं नॉर्थ को साउथ के पास ले जाऊं तो अट्रैक्ट करेगा, और नॉर्थ को नॉर्थ के पास ले जाऊं तो रिपेल करेगा। तो यानी करंट बढ़ाया तो डिफ्लेक्शन बढ़ी, यानी कि देखो नॉर्थ साउथ रिवर्स है आपस में, तो नॉर्थ अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो साउथ रिपेल करेगा। तो करंट अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है और अट्रैक्शन कर रहा है तो डायरेक्शन रिवर्स करोगे तो रिपल्शन होना चाहिए। तो उसने क्या करा, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करा, रिवर्स आई, और उसने बेटा क्या देखा, नीडल पहले जो ऐसे डिफ्लेक्ट हो रही थी ना वो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी, यानी कि जैसे ही करंट की डायरेक्शन रिवर्स करी डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो गया। मतलब भाई पक्का हो गया। यहां से क्या कहानी निकल के आई कि हमारी करंट कैरिंग वायर, सिर्फ करंट कैरिंग, ध्यान रखना बिना करंट के कोई लेन देन नहीं है। मतलब लगे बाजार से वायर लाए हो मैग्नेट के पास गए सर अट्रैक्ट नहीं हो रही, नहीं होगी बेटा। करंट कैरिंग वायर एक्ट एज अ मैग्नेट, यानी कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगाता है। कितना लगाता है, क्या लगाता है, वो फॉर्मूले पढ़ेंगे, ये करो नोट। अच्छा एक इसमें छोटी सी बात और थी, वो तुमको ये भी पढ़ाते होगे बेटा, स्नो रूल, ये रह गया, इसको ध्यान रखना। स्नो रूल ये बताता है अगर रेजिस्टेंस के अंदर करंट साउथ टू नॉर्थ जा रहा है तो नीडल वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, अगर करंट नॉर्थ टू साउथ जा रहा है उल्टा तो नीडल ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। बेटा स्नो रूल साउथ टू नॉर्थ SN, साउथ टू नॉर्थ जा रहा है तो नीडल वेस्ट में, ठीक, उल्टा जाएगी नॉर्थ टू साउथ तो नीडल ईस्ट में। बता दूं बेटा, बताऊं बेटा, थोड़ी ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं एक दो अच्छी अच्छी और।
मैग्नेटिक फील्ड समझने के लिए, डेफिनेशन बाद में लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की, पहले कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। क्या ऑब्जर्वेशंस थी? साइंटिस्ट ने क्या करा बेटा, एक वायर ली, ठीक है, करंट कैरिंग वायर, समझो करंट कैरिंग वायर ली, इसके सामने एक चार्ज रख दिया भाई, चार्ज रखा रेस्ट पे, चार्ज रखा रेस्ट पे, ठीक है। फिर एक करंट कैरिंग वायर दोबारा ली, इसके सामने एक चार्ज रख दिया, पर इस चार्ज को मूव करवा रहा है, मोशन में है, विद वी वेलोसिटी मूव कर रहा है। साइंटिस्ट ने क्या देखा, जब उन्होंने ये करंट कैरिंग वायर के पास एक चार्ज रखा रेस्ट पे ना, तो ये चार्ज मूव नहीं करा, नो डिफ्लेक्शन, समझ रहे हो, कुछ डिफ्लेक्शन नहीं हुई। जैसे ही चार्ज को मोशन में लेके आया ना, इन्होंने क्या देखा, जैसे चार्ज ऊपर मूव करा ना, साथ के साथ चार्ज डिफ्लेक्ट करने लग गया, इस तरफ डिफ्लेक्ट करने लग गया। कहने का मतलब है भाई, करंट कैरिंग वायर के सामने हमने एक चार्ज रेस्ट पे रखा, वो मूव, उस पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, पर जैसे ही मैं चार्ज को मोशन में लेके आया, डिफ्लेक्शन आ गया। क्यों? देखो बेटा, चार्ज रेस्ट पे था, ठीक है, आपको पता है करंट कैरिंग वायर मैग्नेट की तरह काम करता है, अभी आपने पढ़ा, तो ये मैग्नेट अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, नो डाउट बनाएगा, कोई ना कोई फील्ड बनाएगा, आपने सीख रखा है टाइम्स में, तो आपको पता है सर्कल सर्कल बनते हैं, तो दिखा रहा हूं। अगर ये जो चार्ज है इस मैग्नेटिक फील्ड की रेंज में आ गया, इस मैग्नेटिक फील्ड की रेंज में आ गया, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा। अब बेटा दोनों केस में मान लो चार्ज रेंज में आ रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस अराउंड अ चार्ज अप टू इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट, तो मैग्नेटिक फील्ड होता है स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, ये करंट कैरिंग वायर मैग्नेट है ना, स्पेस अराउंड अ मैग्नेट अप टू व्हिच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट। अब भाई दोनों चार्ज बराबर डिस्टेंस पे रखे हैं, दोनों वायर में बराबर करंट फ्लो करवा रहा हूं, बस या मोशन में है या रेस्ट पे है, या फोर्स लगा, स्क्रीन गई क्या, ठीक है, यहाँ पे चार्ज मोशन में है, यहाँ पे चार्ज रेस्ट पे है, क्या देखा, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे नहीं लग रहा, मतलब साइंटिस्ट के दिमाग में आया यार क्यों नहीं लग रहा है यहाँ पे फोर्स। साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई हो सकता है करंट कैरिंग वायर है, आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा, ऑब्वियस ही बात है, करंट कैरिंग वायर है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके आसपास है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज पे फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो इस चार्ज पे फोर्स लगाता, ऑब्वियस ही बात है लगाता, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव चार्ज रखूं तो फील्ड के साथ भागता है, और नेगेटिव रखूं तो अपोजिट भागता है। पर देखा रेस्ट पे फोर्स नहीं लग रहा, मोशन पे तो लग रहा है, यानी कि साइंटिस्ट को एक बात समझ में आई कि करंट कैरिंग वायर के आसपास एक फील्ड बन रहा है जो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो वो चार्ज एट रेस्ट पे भी फोर्स लगाता। तो साइंटिस्ट बोले कि भाई करंट कैरिंग वायर के पास एक नए टाइप का फील्ड बन रहा है जो सिर्फ ऐसे चार्ज पे फोर्स लगाता है जो चार्ज मोशन में होता है, यानी करंट कैरिंग वायर अपने आसपास एक ऐसी फील्ड बना रहा है जो सिर्फ ऐसे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है जो मोशन में है। तो साइंटिस्ट ने बोला वो जो नई टाइप की फील्ड है ना, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखो क्या ऑब्जर्वेशंस है। साइंटिस्ट said that charge at rest is not experiencing any force, proves that there is no electric field। ठीक है, ये तो उन्होंने बोल दिया। उन्होंने फिर ये बोला, they said that there is some different field in a current carrying wire। पेपर में नहीं आएगा ऐसा कुछ लिखने के लिए, समझा रहा हूं बस। in a current carrying wire they said that there is a some different field in a current carrying wire which
exerts force on charges in motion. They named this field as magnetic field. Simple. मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज के आसपास वाला फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट के आसपास वाला फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। अब अगर देखो मैग्नेटिक फील्ड आसपास बन रहा है, डेफिनेशन तो लिख लेंगे, कितना बन रहा है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था, कितना बनता था K⁴R², उसकी डायरेक्शन क्या थी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पे भी सब खेलना है, मतलब सब सीखना है, डायरेक्शन क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कितना फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है। तो बेटा क्योंकि देखो 3 पैरामीटर्स है, फोर्स का फॉर्मूला लिख रहा हूँ जस्ट, जो वो फोर्स लगाता है ना वो इतनी लगाता है, Q इंटू V क्रॉस B। देखो जो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगता है वो लगता है Q, क्योंकि चार्ज है, मोशन में है तो वेलोसिटी आया, करंट की वजह से फील्ड बन रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आया, तो ये फोर्स लगता है। और जैसे ही मैं क्रॉस का साइन हटाता हूँ, 11th में सीखा होगा साइन थीटा आता है, ये फोर्स का फॉर्मूला बनता है, बाद में यूज करेंगे इसको। हाँ लिख लो बेटा, ये फॉर्मूला अभी इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट बनाऊंगा। देखो B का फॉर्मूला बनेगा, B का बनेगा F बाय में QV। ठीक है। फोर्स होता है न्यूटन, फोर्स होता है न्यूटन। अच्छा, फोर्स बाय में चार्ज यानी न्यूटन पर कूलम, और वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड। रहने दो, मत बनाओ ऐसे फॉर्मूला, लिखवा दूंगा सीधा। न्यूटन मीटर स्क्वायर। सर फॉर्मूला एक बार फिर से बताना। बेटा 3 पैरामीटर है, मोशन के लिए वेलोसिटी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के लिए B, उसका B मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है। ठीक है, B मैग्नेटिक फील्ड, और Q चार्ज है, सिंपल। ये जो फोर्स लगाएगा उसका फॉर्मूला है। हटाओ इसको। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ठीक है, कितना मैग्नेटिक फील्ड है, कितना ये उसका मैग्नीट्यूड है, कितनी उसकी डायरेक्शन है, मतलब क्या है वो सब निकालना है। देखो इसका यहाँ पे यूनिट ऐसे बना सकते हो, F बाय में क्या हुई, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, क्या को लिखो IT, पढ़ा ना, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम से टाइम कट जाएगा तो फॉर्मूला बनेगा फोर्स मतलब न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। ठीक है, ध्यान रखना, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, तो ये यूनिट है, जस्ट बता रहा हूँ कि ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो अब मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन लिखे, क्या बेटा, IT के बाद क्या लिखा था सर आपने? अरे बेटा कुछ नहीं, टेंशन मत लो, उसके IT के बाद मैंने लिखा था स्पीड की जगह लिखा था डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम से टाइम क्या, करंट होता है एम्पियर में, डिस्टेंस होता है मीटर में। ठीक है, वो यूनिट बनाया था बस कि एग्जाम में आजकल ना एक नंबर में पूछने लग गया है, अलग अलग यूनिट देता है, पूछ लेता है किस क्वांटिटी की यूनिट है, तो तुमको बस सब निकालना आना चाहिए। देखो मैग्नेटिक फील्ड की पहले डेफिनेशन लिखते हैं,
क्या होता है बेटा, इट इज द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, अराउंड अ करंट कैरिंग वायर लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, अराउंड अ मैग्नेट up to which its influence can be felt। याद है इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिखा करते थे, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही आएगा, मैग्नेटिक फोर्स बाय में यहाँ पे क्यू नहीं आता, नॉर्थ पोल आ जाता है। खैर ये बाद में आना है, सब तो रिलेटेड है। अगली हेडिंग बना लेना कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक, नहीं पहले करंट एलिमेंट बना लेना एक हेडिंग, करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट बेटा, करंट एलिमेंट बेटा, एक वायर लो जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इसमें ना मैं एक छोटू सा एलिमेंट काटा हुआ, ऐसे छोटू सा एलिमेंट, ऐसे छोटू सा एलिमेंट काटा, इस एलिमेंट की लेंथ लेट करना डीएल होगी, काटना पड़ेगा आगे समझोगे डेरिवेशंस में। तो इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक है, इस वायर मतलब इस एलिमेंट में करंट फ्लो कर रहा है आई, इस एलिमेंट की लेंथ है डीएल। तो जो करंट एलिमेंट होता है ना आपका, वो सिंपली कुछ नहीं होता, वो आई डॉट डीएल के बराबर होता है, आई डॉट डीएल के बराबर होता है। होता क्या है बेटा, ये कुछ नहीं होता, एनी एलिमेंट ऑफ वायर, कोई भी छोटा सा एलिमेंट कैरिंग करंट, जो करंट कैरी कर रहा है, ठीक है बेटा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सॉरी इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी एम्पियर मीटर, ठीक है। ये बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना वेक्टर है, डायरेक्शन होती है। अगली बात बेटा, इसका सिग्निफिकेंस पूछ लेता है कई बार, करंट एलिमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है। सोचो करंट एलिमेंट क्या कर रहा है, करंट कैरिंग वायर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, तो करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, तो करंट एलिमेंट भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो यानी कि एक सोर्स है जिससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, इट इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बताओ अब लिखो कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बेटा बी करके होता है, बी। या तो इसको ऐसे बोल देते हैं, बुक्स में क्या बोल देता है इसको, बुक्स में आपको करके मिलेगा बायोट सैवर्ट्स लॉ, बायोट सैवर्ट्स लॉ। तनु एक बार अटेंडेंस ले लियो पहले ही, लास्ट में फिर एक दो लीव कर जाते हैं, इनकी अटेंडेंस रह जाती है। देखो बायोट सैवर्ट्स लॉ बेटा, बायोट सैवर्ट्स लॉ क्या होता है, बायोट सैवर्ट्स लॉ आपको मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताता है। मान लो ये आपकी वायर है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, मान लो इस वायर की वजह से मेरे को किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है,
याद करो कहानी, किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड। अब प्रॉब्लम ये है, अगर मैं पूरी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो यहाँ से डिस्टेंस अलग, यहाँ से अलग, यहाँ से अलग, सारे डिस्टेंस अलग है बेटा। हर बार r की वैल्यू चेंज हो रही है, डिस्टेंस की वैल्यू। तो मैं क्या करूँ, पूरी वायर की वजह से निकालना है। एक छोटा सा एलिमेंट काटू, ऐसे छोटा सा एलिमेंट, यहाँ पे एक छोटू सा एलिमेंट काटूंगा ऐसे, ठीक है। इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा। छोटा सा एलिमेंट क्यों काटा बेटा, इस छोटा सा एलिमेंट के लिए देखो डिस्टेंस फिक्स होगा। छोटू सा एलिमेंट काटूंगा, यहाँ से डिस्टेंस फिक्स, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट काटूंगा, हर पॉइंट से डिस्टेंस निकालूंगा और ऐड कर दूंगा सबको, मतलब हर पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड। मैंने कहा इस छोटे से एलिमेंट से थीटा एंगल बन रहा है, इस P पॉइंट का बन रहा है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। अब देखो अगर पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता B, तो छोटू से एलिमेंट की वजह से छोटू सा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा dB। अगर मैं छोटू सा एलिमेंट काटूंगा dl, जिसकी लेंथ dl है, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो छोटू से करंट एलिमेंट की वजह से छोटू सा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा dB। साइंटिस्ट बोले क्या, एक्सपेरिमेंट कराया, ये छोटू सा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो I डॉट dl यानी करंट एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये जो छोटू सा मैग्नेटिक फील्ड है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है r, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब इसके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। याद करो Q1 Q2 होता था, चार नीचे r स्क्वायर होता था, या I डॉट dl है, नीचे r स्क्वायर है, कंपेयर करा जा सकता है इनको। बस यहाँ पे एक नई टर्म और आती है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है एंगल पे भी डिपेंड करता है। ये जो एंगल बन रहा है dl और r के बीच में, किसके बीच में, dl और r के बीच में जो एंगल बन रहा है, उस एंगल के उसके साइन ऑफ एंगल पे भी डिपेंड करता है। सबको कंबाइन करूं तो dB I dl साइन थीटा और r स्क्वायर के इनवर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब वही बात, ये प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है बेटा उसको बोलते हैं म्यू नोट बाय 4 पाई, म्यू नोट बाय 4 पाई, ठीक है। अच्छा, म्यू नोट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय में आर स्क्वायर, ये बन गया मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। पूरी वायर की नहीं निकाल सकते बेटा, सिर्फ छोटे से एलिमेंट की निकलेगी। इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को बिठा लो दिमाग में, सारे के सारे वायर के फॉर्मूले, सर्कुलर वायर, स्ट्रेट वायर, ठीक है, फिर तुम्हारा रिंग रूम, सारे फॉर्मूले यही से डिराइव होने स्टार्ट हो गए। छोटू सा एलिमेंट काट के उससे मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, पूरी वायर के लिए इंटीग्रेट करूंगा। इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, ध्यान से देखो, तो वेक्टर फॉर्म के लिए ऊपर वेक्टर आ गया। वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो बेटा क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, तो ये आएगा म्यू नोट बाय 4 पाई, क्या करो ऊपर भी r से मल्टीप्लाई कर दो और ऐसे dl क्रॉस r करके लिख दो। ये dl है, r से मल्टीप्लाई करा, क्रॉस हटा के साइन थीटा आता है, ठीक है। r से मल्टीप्लाई करोगे तो r से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये आपका फॉर्मूला बन गया वेक्टर फॉर्म में। किसमें बन गया, वेक्टर फॉर्म में। फिर इसकी यूनिट बता दो, फिर इसकी यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट बेटा, यूनिट इसकी होती है पहली तो टेस्ला, सीधा ऐसा यूनिट टेस्ला याद रखनी है, साइंटिस्ट था ये भी एक। फिर एक होती है वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये सिखाएंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के बाद कैसे आती है। एक अभी अभी बताई थी होती है न्यूटन एम्पियर मीटर, ठीक है। क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये लिख चुके हैं पहले हम, ठीक है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी तो होगा बेटा, डायरेक्शन, ये सबसे मस्त है डायरेक्शन। मतलब आपने 10th में तो करा होगा, आप उंगलियां हिलाते रहते थे, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ऐसे ऐसे सब कुछ खेलते थे। यहाँ पे भी बेटा आपको पूरा चैप्टर उंगलियों से ही खेलना है। पूरे चैप्टर के अंदर आप उंगलियां घुमाते रहोगे, तो प्रैक्टिस कर लो आज से उंगलियां घुमाने की। सिर्फ जिसको उंगलियां घुमानी आएगी उसके लिए चैप्टर इजी है। डायरेक्शन निकालने में बहुत सारे तरीके हैं बेटा डायरेक्शन निकालने के। पहला तरीका होता है डीएल क्रॉस आर, क्रॉस प्रोडक्ट से, इसको राइट हैंड थंब रूल बोलते थे या स्क्रू रूल। वायर मैंने हटा दी, शिट,
यहाँ पे बना रहा हूँ, ये वायर है, ये पॉइंट P था, ये छोटू सा एलिमेंट काटा था, ऐसे डायरेक्शन थी, ठीक है। डीएल क्रॉस आर क्या बोलता है बेटा, ध्यान से देखना, हम इससे निकालेंगे नहीं बट आपको सिखा रहा हूँ, आना सब चाहिए यार। देखो डीएल ऊपर की तरफ, डीएल लेंथ ऊपर की तरफ, डीएल से आर की तरफ अपनी उंगलियां घुमाओ, आर इस तरफ आ रहा है, डीएल से आर की तरफ उंगलियां घुमाते थे, जिस तरफ अंगूठा जाता था अंदर की तरफ वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता था। अंगूठा जा रहा है अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ, पी पॉइंट के ऊपर। क्रॉस का मतलब होता है इनवर्स, ध्यान रखना। ये तो डीएल क्रॉस आर बोलता है। एक रूल डीएल क्रॉस आर भूल जा, दूसरा रूल देख बता रहा हूं। दूसरा रूल होता है राइट हैंड पाम रूल। अभी लिखवाऊंगा नहीं, ऐसे रूल की डेफिनेशन नहीं पूछता। अपना अंगूठा लो, ठीक है, अंगूठा लेके करंट की डायरेक्शन में रखो, रखा, करंट की डायरेक्शन में रखो, अपनी उंगलियां उस तरफ खोलो जिस तरफ आ रहा है, खोली और ऐसे डंक मार दो, मतलब ऐसे उंगलियां लेके जाओ उस पॉइंट पे जिधर उंगलियां जा रही है, देखो इनवर्स जा रही है, तो वो जो जिधर तुम्हारी फिंगर्स जा रही है वो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में, अपनी फिंगर्स को कल मतलब पाम को खोलो उसकी डायरेक्शन में, किसकी, पॉइंट की डायरेक्शन में, आर की, और अपनी फिंगर को कर्ल करो, जिस तरफ फिंगर जाए वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, यानी कि इनवर्स। ठीक, यही अगर करंट बेटा डाउनवर्ड्स जा रहा होता तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स होता। और यस यही बोला था, मान लो करंट नीचे जा रहा है, नीचे नीचे, और उंगलियां घुमाओ, तो बेटा उंगलियां देखो, ये वायर है, इस पे समझ नहीं आएगा। देखो करंट नीचे, ये पॉइंट P, तो उंगलियां बोर्ड के पीछे से घूम के आएगी ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे आउटवर्ड्स। ऊपर जा रहा है तो इनवर्ड्स, नीचे जा रहा है तो आउटवर्ड्स। ठीक है, डीएल क्रॉस आर से भी देख सकते हो, नीचे की तरफ डीएल, करंट नीचे जा रहा है, करंट की डीएल और आई की डायरेक्शन सेम होती है, आर ऐसे इस तरफ बाहर की तरफ, आर की तरफ। ये उंगलियां बड़ी कंफ्यूज करती है, तो हम अंगूठा छाप है, हम अंगूठा छाप वाला रूल रखेंगे, जिधर करंट गया ऐसे डायरेक्शन। ठीक है, एक और सिखा देता हूँ तरीका, कम आएगा बाद में, ये सब नोट कर लो फिर बताता हूँ, ये सब बताता हूँ। मीटर स्क्वायर के आगे कोमा लगाया हुआ है, काफी बोल रही है बेटा, यूनिट में बोल रहे हैं सर, फर्स्ट यूनिट में टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर। फ्लक्स की यूनिट होती है मैग्नेटिक फ्लक्स। मस्त है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे, फिगर्स वाले, ये सारी फिगर बनानी है बस, ऐसे उंगली हाथ ही घुमाने हैं बस इस चैप्टर में। ये हटा दो राइट हैंड साइड पे। देखो डायरेक्शन से याद कर लो बेटा, क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड्स, और ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के नहीं हो सकता, करंट की डायरेक्शन भी बता सकता है क्रॉस, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बोलूं क्रॉस करंट की डायरेक्शन है, मतलब करंट अंदर की तरफ जा रहा है। डॉट का मतलब है आउटवर्ड्स, ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए याद रखना। एक रूल और सीख लो यही पे, तीसरा रूल भी लिख लो, इसको बेटा हमने अपने आप बनाया हुआ, ऐसा कोई रूल नहीं होता, क्लॉक रूल बोलते हैं, क्लॉक, क्लॉक माने तो घड़ी। ठीक है, क्या करो, जिस तरफ करंट जा रहा है ना, जिस तरफ करंट जिस तरफ जा रहा है उस तरफ घूमो, और जो पॉइंट है ना, जिस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है उस पॉइंट को घेरो। अब तुम घेरा बना रहे हो, देखो क्लॉकवाइज बन रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रही है। अगर डायरेक्शन बनती है क्लॉकवाइज, तो बेटा क्लॉकवाइज का मतलब होता है साउथ, है ना, क्लॉकवाइज का मतलब होता है साउथ। अगर मैं यूं खड़ा हूं, मेरे सामने नॉर्थ, पीछे साउथ, यानी साउथ मतलब अंदर, क्लॉकवाइज का मतलब साउथ यानी कि काटा। अगर डायरेक्शन बने क्लॉकवाइज तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अगर बेटा एंटी क्लॉकवाइज बने
समझो एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये जो पी पॉइंट है, मान लो ये वायर है, पी पॉइंट इधर ना होके इस तरफ होता और करंट ऊपर ही जा रहा है, तो पी पॉइंट इस तरफ है, तो करंट जाओ, करंट जिस तरफ जा रहा है उस तरफ जाओ, इस पी पॉइंट को घेरो। देखो एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बन रहा है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है नॉर्थ, और नॉर्थ मतलब मेरे सामने यानी कि आउटवर्ड्स। जिसको लग रहा है गलत है बेटा वो अपना ये वाला रूल भी लगा सकता है। देखो ये वायर, ये पॉइंट इस तरफ, उंगलियां ऊपर, इस तरफ देखोगे तो अंदर, घूम के आओगे इस तरफ से बाहर, ये देखो ऐसे गए इस तरफ अंदर, घूम के आए यहाँ से बाहर सामने की तरफ, तो इस तरफ आउटवर्ड होगा। ठीक है, पॉइंट घेरना है बस। एक एग्जांपल दिखा दे तो फिर ओवर करते हैं लेक्चर कि भाई ये कैसे निकालते हैं डायरेक्शन। कल बेटा डाउट क्लास रख लेते हैं, परसों टेस्ट है ना, बोलो डाउट क्लास रख ले। तैयारी करोगे तो असाइनमेंट उठा लेना थोड़ी सी, तो डाउट्स आ जाएंगे थोड़े से। चैप्टर का इंट्रो तो मेन देना था, वो इंट्रो हो गया, फिर कंटिन्यू तो मंडे से कर लेंगे। देखो एग्जांपल देता हूँ एक दो अच्छे। अच्छा एक छोटी चीज और सिखा देता हूँ मैं आपको, यहीं पे ध्यान रखना इस बात को। कई बार ना समझ में नहीं आता बेटा डायरेक्शन किधर लेनी है। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ ना डीएल क्रॉस आर से, डीएल क्रॉस आर से मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकल रही है, सिखाया था ना, डीएल क्रॉस आर फॉर्मूले में आता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ये बोलते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है ना आपका, ये लेंथ के भी परपेंडिकुलर होगा और ये आर के भी परपेंडिकुलर होगा, ये 11th में सिखाते थे। और आर और डीएल के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है। इसको तब यूज करेंगे जब उनको डायरेक्शन समझ में नहीं आएगी किधर आ रही है, अभी क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा। एनी एंगल बिटवीन देम, आर और एल के बीच में तो कोई हो सकता है, लेकिन बी इसके भी परपेंडिकुलर जो आंसर आ रहा है, और इसके भी, इसको किसी डब्बे में डालो, बहुत काम आएगा ये, बहुत सारी डेरिवेशन में। बेटा ये 11th में था, देख अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करके, क्रॉस प्रोडक्ट को किसी भी क्वांटिटी की डायरेक्शन निकालता हूँ ना, तो जिस क्वांटिटी की डायरेक्शन आ रही है, जैसे बी की डायरेक्शन आ रही है, तो बी इस एल के भी परपेंडिकुलर होगा और बी इस आर के भी परपेंडिकुलर होगा, दोनों क्वांटिटी के परपेंडिकुलर 90 डिग्री। देखो क्वेश्चन देखो, जैसे आसान सा क्वेश्चन बनाता हूँ मैं। ये देखो ये रहा, लिखो पहला, जैसे ये वायर में इधर करंट जा रहा है, ऊपर ए पॉइंट पे डायरेक्शन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, वायर में ऐसे इधर करंट जा रहा है, इस पॉइंट पे भी पूछ रहा है, इस पॉइंट पे भी पूछ रहा है। ठीक है, आसान है, पहले दो तो बड़े आसान है, सीख लिया हमने। तीसरा देखो, तीसरा और चौथा थोड़ा टफ है। कह रहा है वायर में ये डॉट, करंट बाहर की तरफ आ रहा है, करंट बाहर की तरफ आ रहा है। अब ये क्या झोला है, और ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, डायरेक्शन ये क्रॉस यानी करंट अंदर की तरफ जा रहा है, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, समझे बेटा, सीख लो, उंगलियां घुमाना बड़ी यूज करनी है इस बार। देखो ये देखो, मैं इसको क्लॉक रूल से ही कर देता हूँ, मैं उंगलियां घुमाऊंगा आपको के समझ। देखो वैसे इधर जा रहा है ना, वैसे तो करंट, अंगूठे को करंट की तरफ करो, उंगलियां घुमाओ बोर्ड के पीछे से निकल के, देखो ऐसे जाएगी यहाँ पे अंदर अंदर, और घूम के इस तरफ बाहर आएगी, ए से बाहर आएगी। इस पॉइंट को लपेटो करंट की डायरेक्शन में जाते हुए, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नॉर्थ, नॉर्थ यानी कि बाहर की तरफ। सारे क्वेश्चन क्लॉक रूल से हो जाते हैं, जिसमें 2D 2 डायरेक्शन निकालनी होती है। या 3D खेल आता है ना, 3D में जैसे देखो यहाँ पे करंट बाहर आ रहा है, यहाँ पे क्लॉक रूल थोड़ा सा फेल कर जाता है, फेल नहीं करता,
बट आप समझ नहीं पाओगे, थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। तो राइट हैंड वाला सबसे बेस्ट। ये देखो, ये इससे घेरो पॉइंट को क्लॉकवाइज। कैसे घेरा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब अंदर। बी को घेरो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब बी में डायरेक्शन बाहर निकल गई। सिंपल था। अपना वो अंगूठे वाला चेक कर लो, नीचे जा रहा है, अंदर घूम के आएगा बाहर। ये दो सबसे टफ है। इससे मान लो वायर आर डिस्टेंस दूर है, ऐसे आर डिस्टेंस दूर, ओके, यही बनेगा। हम पॉइंट को, छोटे से करंट एलिमेंट को आर से जोड़ते थे। तो अब ध्यान से देखो, वायर ऐसे बाहर आ रही है, बाहर आपकी तरफ। अगर मैं वायर पे अंगूठा ऐसे रखूं, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे, तो ध्यान से देखोगा ना, देखो ऐसे अंगूठा बाहर आ रहा है और ऐसे फिंगर्स को कर्ल करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पी पॉइंट पे ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर। ये करंट बाहर, मैंने उंगलियों को कर्ल करा ऊपर, यानी ऊपर ऐसे। अब सवाल आता है बेटा यहाँ पे ऊपर का मतलब क्या है? ऊपर तो ये भी हो सकता है, ऊपर तो ये भी हो सकता है, ऊपर तो ये भी हो सकता है। तीन डायरेक्शन तो हो नहीं सकती, एक ही डायरेक्शन होगी। कौन सी होगी? ध्यान से देखो। 2 मिनट पहले मैं बोल रहा था आपको कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, ये डीएल है, वो डीएल के भी परपेंडिकुलर होगी। डीएल, डीएल इसके 90 पे ये, और वो आर के भी परपेंडिकुलर होगी। यानी वो जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ऐसे जाएगी, ये आर से भी एंगल 90 बनाएगी, ऐसे 90, आर से भी 90 एंगल बनाएगी, ठीक है। देखो आर से 90 बन रहा है, 90, और मैग्नेटिक फील्ड इससे भी कैसे बन रहा है? 90, ठीक है। अलग अलग प्लेन है, जेड प्लेन और वाई प्लेन। अब इस पे देखो, अंदर की तरफ है वायर, अंगूठा अंदर की तरफ घुमाओ नीचे। अब नीचे का मतलब तीन डायरेक्शन हो सकती है, ऐसे ऐसे या ऐसे, तो 90 पे आएगा आर के भी और डीएल के भी, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, नीचे इसमें ऊपर। आता है समझ में?